सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन में देखिए, सेल्फ इंडक्शन इज द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल व्हेन अ चेंजिंग करंट पासेस थ्रू इट। तो सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, ये एक ना फिनोमिना है ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल व्हेन अ चेंजिंग करंट पासेस थ्रू इट। तो अगर किसी कॉइल में चेंजिंग करंट यानी कि बदलता हुआ करंट अगर पास करता है तो उसके अंदर भी एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। बदलता हुआ करंट का मतलब क्या है, ये करंट धीरे धीरे बढ़ रहा है या फिर धीरे धीरे कम हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, दोनों में से कुछ एक। तो अब आप ये देखिएगा कि ऐसे में होता क्या है, तो मैं दो डायग्राम्स में बनाकर दिखा रहा हूँ, एक फिगर ए है और एक फिगर बी है। कॉइल ऐसे हो गया कि जैसे वायर को लिया, वायर को ही आपने ट्विस्ट कर दिया जैसे सॉलोनॉइड होती है उस तरीके से कॉइल बोल देते हैं। क्लोजिंग स्विच, क्लोजिंग स्विच, इधर लिखेंगे ये है बैटरी। बैटरी का करंट यहाँ ऐसे जा रहा है, बैटरी करंट और फिर इंड्यूस्ड करंट ऐसे। बैटरी का करंट है, उसकी डायरेक्शन का अपोजिट डायरेक्शन होगा इंड्यूस्ड करंट। अच्छा, यहाँ ऐसे एक एरो लगा दीजिए, इस में दोनों चीज़ें क्या है, फिगर भी देखेंगे। switch, the battery, battery current, reduced current। फिगर भी अब दोनों फिगर्स के बारे में देखिएगा क्या क्या है। Figure A shows a battery and a tapping switch connected in series to a coil. Figure A shows a battery। अच्छा, ऐसे फिगर ए में कहा कि एक बैटरी है और साथ में एक टैपिंग स्विच है। टैपिंग स्विच का मतलब क्या है कि इसको अगर हम टैप करें मतलब यहाँ से ऐसे इसको प्रेस कर देंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट हो जाएगा तो करंट इस तरीके से फ्लो करना शुरू कर जाएगा। ठीक है, तो फिगर ए शोज अ बैटरी एंड अ टैपिंग स्विच कनेक्टेड इन सीरीज टू अ कॉइल। अच्छा, एज द स्विच इज क्लोज्ड द करंट इंक्रीजेस एंड द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to a maximum value and the induced current flows in the opposite direction of the battery current। तो अब हम बात कर रहे हैं कि जो करंट है ना, जो बैटरी का जो करंट है, हमने ये कहा कि जब करंट चेंजिंग करंट होता है, चेंजिंग करंट का मतलब क्या है कि करंट जो है वो स्टेडी करंट नहीं है। स्टेडी करंट का मतलब तो होता है डायरेक्ट करंट। तो अब तक जो हम पढ़ते आए हैं वो स्टेडी करंट ही पढ़ते आए हैं, यानी कि डायरेक्ट करंट डीसी पढ़ते आए हैं। ये स्टार्टिंग हो रही है एसी की, तो एसी में यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट में, ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, धीरे धीरे करंट बढ़ता है। तो जो ये बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी का जो करंट यहाँ से निकलेगा वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो जब बैटरी का करंट बढ़ रहा है तो बढ़ने का मतलब क्या है कि करंट स्टेडी तो नहीं है, करंट चेंजिंग है। तो जो चेंजिंग करंट है वो क्या करेगा कि जैसे हमने ये देखा था कि एक जो फ्लक्स होता है, तो चेंजिंग फ्लक्स जो है वही ईएमएफ को इंड्यूस करता है, वही एक ईएमएफ को प्रोड्यूस करता है, चेंजिंग फ्लक्स। ठीक, स्टेडी फ्लक्स जो है यानी कि कांस्टेंट फ्लक्स वो ईएमएफ को इंड्यूस नहीं करेगा, तो चेंजिंग फ्लक्स ही ईएमएफ को इंड्यूस करता है। तो अब चेंजिंग फ्लक्स ना होकर यहाँ पर चेंजिंग करंट है, करंट अगर चेंज होगा तो फिर फ्लक्स भी चेंज होगा। तो मैंने यहाँ पर बात करी कि अब आप फ्लक्स की बात छोड़िए, आप ये कहिए कि आपको बैटरी ऐसी लगानी है
जो ऐसा करंट देती है, जो करंट जो है बार बार चेंज होता है। तो चेंज होने का मतलब ये है कि आपने जैसे ही इसको स्विच ऑन करा तो करंट धीरे धीरे बढ़ता हुआ जाएगा। तो जैसे जैसे करंट बढ़ेगा तो क्या होगा, ये जो इंड्यूस्ड करंट है ये भी बढ़ेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ेगा। उसका रीज़न क्या है, हमने पहले भी देखा कि जो चेंजिंग फ्लक्स होता है, चेंजिंग फ्लक्स से जो EMF इंड्यूस होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में ही इंड्यूस होता है, कि जो चेंज उसको प्रोड्यूस कर रहा है उसी को अपोज कर रहा है, ठीक है ना। तो चेंजिंग करंट क्या है कि करंट आपने दिया, अब वो एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए कि पहले 1 एम्पियर था, फिर 2 एम्पियर हुआ, फिर 3 एम्पियर हुआ, फिर 4 एम्पियर हुआ। तो करंट बार बार जब चेंज होता है तो एक इंड्यूस्ड करंट भी इसमें डेवलप होता है, वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। और ये जो करंट है इंड्यूस्ड करंट, ये हमेशा कॉइल में ही डेवलप होगा। आप सोचोगे नॉर्मल वायर में डेवलप हो जाएगा, नॉर्मल वायर में डेवलप नहीं होता, ये कॉइल में डेवलप होता है, ठीक है। इसी प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। कि खुद ही आपने बैटरी लगाई और सेम सर्किट है, और सेम सर्किट में आपने बैटरी लगाई, आप तो यहाँ पर करंट दे रहे हैं तो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, उस करंट की वजह से इसमें एक अपोजिट करंट डेवलप हो रहा है। तो उस प्रोसीजर को ही हम सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। आगे देखें तो क्या है, एज द स्विचेस क्लोज द करंट इंक्रीजेस एंड हेंस द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू द मैक्सिमम वैल्यू। तो चेंजिंग फ्लक्स से ही तो EMF इंड्यूस होता है, तो जब करंट इंक्रीज हो रहा है तो फ्लक्स इंक्रीज होगा। तो जब करंट धीरे धीरे 0 से अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचेगा तो फ्लक्स भी धीरे धीरे इंक्रीज होकर अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचेगा। फ्लक्स जब चेंज हो रहा है तो EMF इंड्यूस होगा, और जब EMF इंड्यूस होती है तो EMF अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होती है। ये हमने देखा है कि E इज इक्वल टू माइनस d∅dt होगा। तो चेंजिंग फ्लक्स की वजह से जो EMF इंड्यूस होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। यहाँ तक बताइए, क्लियर, ठीक है। अब आगे चलते हैं। In figure B, as the tapping switch is opened, the current and hence the magnetic flux through the coil decreases from a maximum value to 0, and the induced current flows in the same direction as that of the battery current. तो अब क्या होगा कि इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या है कि जो ये करंट धीरे धीरे बढ़ता है। अच्छा, अब इसको ना एक बार समझाता हूँ कि जैसे मान लीजिए हमारे पास इधर टाइम है, इधर आपको मान लीजिए वोल्टेज दिखा दिया, ठीक है, या करंट दिखा दिया। वोल्टेज और करंट दोनों को दिखा सकते हैं। टाइम के साथ अगर वोल्टेज को या करंट का रिलेशनशिप हम ग्राफ पर ड्रॉ करें तो ऑल्टरनेटिव करंट किस तरीके का होता है, ऐसे ग्राफ प्लॉट होता है। जैसे आपने ये देखा कि हमारे पास, जैसे मान लीजिए इधर वोल्टेज है और इधर करंट है। मैं ये डायरेक्ट करंट की बात कर रहा हूँ जो हम अब तक पढ़ते आए हैं सभी चैप्टर्स में। तो हमने देखा था ओम्स लॉ ये कहता है कि वोल्टेज और करंट दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो उनके बीच में ग्राफ ऐसा स्ट्रेट लाइन बनता है। ऑल्टरनेटिंग करंट का क्या होता है कि ऑल्टरनेटिंग करंट पहले 0 से बढ़ता है, टाइम के साथ साथ पहले 0 से बढ़ता है, अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचता है, फिर वापस मैक्सिमम वैल्यू से वापस आता है, 0 तक आता है, ठीक है। फिर उसके बाद फिर से मैक्सिमम वैल्यू में पहुंचता है, लेकिन इन द अपोजिट डायरेक्शन, और फिर जो है वापस से ये 0 तक आ जाता है। वो होता क्या है कि जो ऑल्टरनेटिव करंट है ना, जैसे मान लीजिए हम डायरेक्ट करंट की बात करें तो डायरेक्ट करंट जो है वो डायरेक्ट करंट किसी भी वायर में वो इस तरीके से फ्लो होता हुआ चला जाता है, एक तरफ से चल रहा है और दूसरी तरफ तक पहुंचता जाता है। ऑल्टरनेटिव करंट जो है, ऑल्टरनेटिव करंट वाइब्रेट होता है। वाइब्रेट कैसे, यहाँ से पहुंचा इस डायरेक्शन में, मतलब अपनी मैक्सिमम पोजीशन तक पहुंचा, ठीक, मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचा, मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचने के बाद में फिर मिनिमम वैल्यू तक आता है, मतलब घटता भी है, और घटने के बाद में फिर उसी तरीके से वापस भी आता है, मतलब वापस उल्टी डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू करता है। तो ऑल्टरनेटिव करंट जो है, ऑल्टरनेटिव करंट का यही होता है तरीका कि ऑल्टरनेटिव करंट एक बार पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू पर जाता है, फिर वापस से नेगेटिव, मतलब वापस अपना जो है 0 तक आ जाता है। 0 तक आने के बाद में फिर अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, और अपोजिट डायरेक्शन में भी वो क्या करता है, वो वापस 0 तक आता है। तो ये ऑल्टरनेटिव करंट है। ऑल्टरनेटिव करंट को जो है इसीलिए ऑल्टरनेटिव करंट कहते हैं कि एक बार एक डायरेक्शन में, एक बार दूसरी डायरेक्शन में, ऐसे चलता रहता है। तो हमने ये कहा कि हम जो यहाँ पर सेल्फ इंडक्शन की बात कर रहे हैं, तो हमने कहा कि जब करंट बढ़ेगा तो हम यानी कि सिर्फ इस साइकिल की बात कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं। तो मैंने स्विच ऑन करा, तो स्विच ऑन करा तो हमारा करंट ऐसे 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 बढ़ते हुए अपनी पॉजिटिव वैल्यू तक पहुँचा। तो करंट चेंज हो रहा है, जब करंट चेंज हो रहा है तो भाई फ्लक्स चेंज होगी, फ्लक्स चेंज होगा तो EMF इंड्यूस होगा, ठीक है। तो करंट चेंज हो रहा है। अब इसके बाद आपने क्या करा, इसके बाद आपने इसको स्विच को ओपन कर दिया।
स्विच को आपने ओपन कर दिया, तो जब आपने स्विच को ओपन करा तो यही जो करंट था, ये करंट क्या करेगा, ये वापस से ज़ीरो पर आ जाएगा, ये वापस से ज़ीरो पर आ जाएगा। जैसे जैसे ये बढ़कर अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचा था, ये घटकर अपनी इस पर छोटी ज़ीरो वाली वैल्यू पर आ जाएगा, ऐसे होगा। ठीक, तो क्या है कि अगर मैं कोई ऑल्टरनेटिव करंट का ही सोर्स लगा दूँ, ठीक है, तब मेरे को बार बार स्विच ऑन ऑफ ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर हम क्या करें, अगर हमने डायरेक्ट करंट ही लिया है, तो डायरेक्ट करंट में बार बार आपको स्विच ऑन ऑफ करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम मान लीजिए एलईडी ट्यूबलाइट की बात करते हैं या हम फ़ैन की बात करते हैं, तो फ़ैन में भी क्या होता है, हम ये बोलते हैं कि हमारे यहाँ पर इंडिया में, यूरोपियन कंट्रीज़ में 50-60 हर्ट्ज़ चलती है, और जो इंडिया है, इंडिया में चलती है 50 हर्ट्ज़, और यूरोप में जो है वो 60 हर्ट्ज़ चलती है। तो हालांकि अब क्या हो गया, अब आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हो गया, बहुत सारी चीज़ें वैसी हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जैसे कि मोबाइल फ़ोन हो गया या लैपटॉप हो गया या कैमरा हो गया, ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं कि इंसान ग्लोबली यूज़ करता है इन चीज़ों को। ये नहीं कि मैं यहाँ पर हूँ तो मैं ये वाला फ़ोन यूज़ करूँगा, अमेरिका जाऊँगा तो दूसरा फ़ोन यूज़ करूँगा, ऐसा नहीं है। तो अब क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, तो अब आप ये देखेंगे जब आप फ़ोन अपना कभी भी खरीदेंगे, कोई नया फ़ोन खरीद रहे हैं, तो आप ये देखोगे कि उसमें ना उसकी स्पेसिफिकेशंस में ऐसे लिखा रहता है 50/60 हर्ट्ज़, मतलब यहाँ भी चलेगा, यूरोप में भी चलेगा, दोनों तरफ चलेगा। अच्छा, अब ये 50 हर्ट्ज़ का मतलब क्या है? 50 हर्ट्ज़ का मतलब ये होता है कि एक हर्ट्ज़ का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी होती है 1 टाइम पीरियड, यानी कि हर्ट्ज़ को हम 1/सेकंड यानी कि पर सेकंड भी कह सकते हैं, हर्ट्ज़ को हम पर सेकंड भी कह सकते हैं। अच्छा, अब क्या होता है कि इसका मतलब क्या हुआ कि 1 सेकंड में 50 बार कोई भी स्विच ऑन ऑफ हो रहा है, ये 50 हर्ट्ज़। ऑल्टरनेटिंग करंट की ज़रूरत क्या पड़ी जब डायरेक्ट करंट था ही, तो ऑल्टरनेटिंग करंट की ज़रूरत क्या पड़ी? ऑल्टरनेटिंग करंट की ज़रूरत इस वजह से पड़ी क्योंकि घर में बड़े लोग भी रहते हैं और बुज़ुर्ग भी रहते हैं और छोटे बच्चे भी रहते हैं। तो कई बार क्या है, किसी छोटे बच्चे को नहीं पता कि यहाँ पर वायर को मेरे को छूना है तो मेरे को करंट लग जाएगा, तो क्या है कि डायरेक्ट करंट जो है वो डायरेक्ट करंट तो सीधा जान ही ले लेगा, ठीक है, क्योंकि छोटे बच्चे को नहीं पता है कि अगर मेरे को करंट लग रहा है तो मेरे को उसको बंद भी करना है, तो उसको नहीं पता। अच्छा, एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है, बायोलॉजी में एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है, उसमें ये है कि अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ हमारी तरफ बढ़ती है, कोई चीज़ हमको हमारी तरफ बॉल कोई फेंक देता है ऐसे, तो ऑटोमेटिकली हमारा हाथ ऐसे हो जाता है, मतलब बॉडी की टेंडेंसी है, हमारी मसल्स की टेंडेंसी है कि हम खुद को बचाना चाहते हैं, वो रिफ्लेक्स एक्शन है। रिफ्लेक्स एक्शन मतलब जिसमें हमारी वॉलंटरी मसल्स इन्वॉल्व नहीं होती, इनवॉलंटरीली अनजाने में ही आप बचेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे कोई कहे या आप चलते चलते एकदम से देखेंगे कि सामने आप चल रहे हैं अपनी स्पीड पर और आप ये देखेंगे कि सामने ज़मीन खत्म हो गई, आगे तो गड्ढा है, तो आप अचानक से ऐसे करके रुक जाएंगे क्योंकि आपकी इनवॉलंटरी मसल्स एक्टिव हैं, वो आपको बचाना चाहिए। तो वही जो इनवॉलंटरी मसल्स हैं वो काम करती हैं ऑल्टरनेटिंग करंट के केस में। अगर डायरेक्ट करंट है, आपने डायरेक्ट करंट को छू लिया, तो डायरेक्ट करंट का जो ग्राफ है वो इस तरह से होता है, ये टाइम है, इधर मैं दिखा रहा हूँ वोल्टेज भी और करंट भी, वो टाइम के साथ साथ वो चेंज नहीं होता, वो जितना वो उतना ही आता चला जाएगा। आप सोचिएगा कि आप घड़ी पहनते हैं हाथ में या दीवार पर घड़ी लगी हुई है, तो उसमें हमेशा क्या होता है, जो क्लॉक है वो हमेशा एक जैसी स्पीड से ही चलती है। कभी ऐसा नहीं होता कि नहीं अभी करंट ज़्यादा है तो अभी ज़्यादा तेज चलेगी, अभी करंट कम है तो थोड़ा धीरे चलेगी, ऐसा नहीं होता कभी भी। वो एक सी स्पीड से चलती है क्योंकि उसको एक जैसा ही कॉन्स्टेंट करंट हमेशा सप्लाई होता रहता है। वो जो छोटी बैटरी होती है, तो ये आती है ना एवर रेडी निप्पो वगैरह, वो है। अच्छा, लेकिन ऑल्टरनेटिंग करंट, तो ये क्या है कि ये इंसान की जान को ध्यान में रखकर बनाया गया है। क्यों? ये है ज़ीरो वैल्यू, अगेन ये है ज़ीरो वैल्यू, अगेन ये है ज़ीरो वैल्यू। एक सेकंड के अंदर 50 बार ये जो लाइट जल रही है ना, जलती हुई मेरे को दिखाई दे रही है, या ये फैन चलता हुआ दिखाई दे रहा है, ये एक सेकंड के अंदर 50 बार करंट इसके पास जा रहा है, 50 बार करंट वापस भी आ रहा है, ठीक है ना। तो 50 बार मतलब ऐसे जाना और ऐसे जाना, दिस इज कॉल्ड वन साइकिल। तो 50 हर्ट्ज़ का मतलब क्या है कि एक सेकंड में 50 साइकिल्स हैं। 50 साइकिल्स का मतलब क्या है कि 50 बार करंट आ रहा है, मतलब ऐसे 50 बार करंट आ रहा है, पॉजिटिव हाफ साइकिल, और एक बार नेगेटिव हाफ साइकिल, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में करंट जा रहा है। तो फिर ये फैन कैसे चलता हुआ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल फैन तो रुक जाना चाहिए, या ऐसे 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 चलना चाहिए कि जी करंट ऐसे आया तो अभी ऐसे घूमेगा,
करंट उल्टा आया तो अभी ऐसे घूमेगा, तो बॉल बियरिंग्स लगी रहती है। ये इनर्शिया के कॉन्सेप्ट से काम कर रहा है, ठीक है। एक बार आपने हल्की सी फोर्स अगर लगाई, अगर आपने मान लीजिए फ़ैन बंद पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी आपने चालू नहीं करी, आपने ऐसे ही फ़ैन को घुमा दिया, तो जब आपने उसको घुमाया तो घुमाने के बाद वो धीरे धीरे थोड़ी देर तक घूमता है, ठीक है। तो होता क्या है कि वो जैसे ही आपने फ़ैन को ऑन करा, तो फ़ैन ऑन करा तो वो हल्का सा घूमना शुरू करा, ठीक है। फिर थोड़ा देर, फिर थोड़ा देर, फिर थोड़ा देर, फिर पूरी तेज़ एकदम चक्कर से उसके आने शुरू हो जाते हैं, पूरी तेज़ घूमता है। तो क्या है, करंट आया, करंट टक से हिट करा, जरा सा चला, टक से हिट करा, जरा सा चला, जरा सा टक 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 टक, करंट बार बार उस पर ऐसे टक्कर मारता रहता है। और जो कांस्टेंट करंट है यानी कि डायरेक्ट करंट है, वो डायरेक्ट करंट ने टच कर ही दिया, बस एक बार कर दिया, मतलब कि भाई मैं अब तेरे को पावर सप्लाई कर ही रहा हूँ, अब तो घूमता रहे लगातार, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें साथ साथ जो फ़ैन हो गया या ट्यूबलाइट हो गई, तो इनको रिलैक्स करने का भी बीच बीच में टाइम मिलता रहता है, क्योंकि ये ऑल्टरनेटिंग करंट है। अच्छा, जान कैसे बचती है? जान ऐसे बचती है, हमने छू लिया किसी वायर को, अब डायरेक्ट करंट है, डायरेक्ट करंट तो भाई चेंज ही नहीं हो रहा, डायरेक्ट करंट की तो जो वैल्यू है वो रहेगी ही रहेगी। आपने करंट को छू लिया तो करंट कहेगा भाई मैं तो डायरेक्ट हूँ, मैं ज़ीरो नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो वो तो चिपक जाएगा उसमें। तो आपने देखा होगा दो तरीके के काम होते हैं कि अगर कभी ऐसी बड़ी सी ना मन ख़राब करने वाली ऐसी 2-4 वीडियोज़ भी आ जाती हैं कि बरसात का मौसम है, कोई बच्चा है, किसी बच्चे ने कोई तार को छू लिया अनजाने में और वो बस गिर ही गया और बचा ही नहीं, ठीक है। कोई ऐसी वीडियो भी आती है जिसमें दिखाते हैं कि ब्लास्ट ही हो गया आदमी और फट गया एकदम से, है ना, या धुएँ उड़ गए उसके अंदर से एकदम से, तो वो डायरेक्ट करंट का केस है। लेकिन घर पर कभी नहीं होता ऐसा। घर पर क्या है, घर पर चीख निकल जाएगी, है ना, या झटका लगेगा बहुत तेज, ऐसा होगा। तो वो होता क्या है कि आपने छुआ तो उस टाइम करंट की वैल्यू थी, मतलब करंट अपनी पॉजिटिव हाफ साइकिल में था, ठीक है। और जैसे ही करंट ज़ीरो होगा आप झटके से अपना हाथ खींच लोगे, ठीक है। डायरेक्ट करंट में भी इंसान खुद को बचाना चाहता है, वो खींचना चाहता है, लेकिन डायरेक्ट करंट नहीं छोड़ता उसको, तो इस वजह से इंसान चिपक कर अल्टीमेटली मर ही जाता है। और जो ऑल्टरनेटिव करंट है, ऑल्टरनेटिव करंट का क्या है कि अभी ज़ीरो हुआ, अभी ज़ीरो हुआ, तो वो 1 सेकंड में 50 बार तो ज़ीरो हो गई, ठीक है ना। तो वो 50 बार ज़ीरो होगा, तो जैसे ही वो इंस्टेंट आता है इतने में ही आदमी हाथ अपना झटके से पीछे खींच लेता है। वो खींच कर तो रखता ही है पीछे, इनवॉलंटरी एक्शन है, वो खींच कर तो रखता ही है। तो अब वही कहानी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि ये हमने समझाने के लिए बताया है कि एक बार क्लोज करा, एक बार ओपन करा, ऑल्टरनेटिव करंट अपने आप करता है इसका, ठीक है। इसको भी समझेंगे कि ऐसा कैसे होता है, फिर वो अपने आप ऐसा कौन सी चीज़ लगी हुई है उसमें। हमने तो अभी तक ये देखा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, तो क्या मतलब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट आप बार बार चेंज कर देते हो क्या, या इलेक्ट्रॉन्स को कहते हो नहीं बेटा रुक तेरे को बीच में रुक कर चलना है। तो ऐसा क्या है कि ऑल्टरनेटिव करंट आता है, तो हम ये कहेंगे उसको हम AC वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, समझ में आएगा, उसको मैथमेटिकली प्रूव भी करके देखेंगे। यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि एक बार स्विच को क्लोज करा, एक बार स्विच को ओपन करा, क्लोज करा तो बैटरी का करंट ऐसे जा रहा है, बैटरी का करंट ऐसे जाएगा तो धीरे 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 बढ़ता हुआ जा रहा है, तो इंड्यूस्ड करंट इस डायरेक्शन में, ठीक है, अपोज करेगा उसको। जब इसको स्विच को हमने ओपन करा तो उसका डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो गया, यानी कि करंट जो है वो करंट जो है अभी तो ऐसे जा रहा है लेकिन धीरे धीरे घट रहा है। तो 5 एम्पियर तक पहुँचा था, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, ठीक। तो क्या होगा कि क्योंकि वो लगातार डिक्रीज़ हो रहा है और इस डायरेक्शन में डिक्रीज़ हो रहा है, इस वजह से इंड्यूस्ड करंट इस डायरेक्शन में चला रहा है। इस फिनोमेना को हम सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं कि हमने कोई मैग्नेट की हेल्प नहीं ली, कि कोई मैग्नेट लेकर आए हैं, कोई मैग्नेट की हेल्प नहीं ली, सिर्फ बैटरी को एक बार स्विच को ओपन कर रहे हैं, एक बार स्विच को क्लोज कर रहे हैं, तो ओपन क्लोज ये करते रहेंगे तो उसके अंदर एक चीज़ डेवलप होगी, उसको हम बोलेंगे सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन मतलब खुद ही उसके अंदर EMF डेवलप होगा। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखते हैं, अब ये कितना इंडक्शन मतलब कितना इसमें EMF इंड्यूस कितना होगा, किस वैल्यू तक का होगा, उस चीज़ को देखना है। तो उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन मतलब क्या है कि EMF कितना इंड्यूस हो रहा है या कितना कम इंड्यूस हो रहा है, तो भाई उसकी कुछ वैल्यू भी तो होगी। एक तो ये है कि नहीं जी बहुत ज़बरदस्त वोल्टेज आ रही है, और एक ये है कि नहीं थोड़ी कम है, ठीक। तो वो कितना होगा, उसी को कोफिशिएंट बोलते हैं। देखिएगा, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन एट एनी इंस्टेंट द मैग्नेटिक फ्लक्स phi linked with the coil is proportional to the current I through it। तो किसी भी इंस्टेंट पर हम देखेंगे, क्योंकि बार बार करंट ना चेंज होता हुआ जा रहा है, तो एक कांस्टेंट करंट नहीं जाएगा। तो ये ऑब्जर्व करा गया कि जो फ्लक्स है ना, जो फ्लक्स
करंट चेंज हो रहा है तो फ्लक्स भी चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि फ्लक्स करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो फ्लक्स हो गया करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। प्रोपोर्शनलिटी साइन में आकर अगर मैं इक्वालिटी साइन लगाना चाहूँ तो कांस्टेंट आ जाता है, उस कांस्टेंट को बोलिए एल। ये जो कांस्टेंट एल है इसी को हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ फाई इज इक्वल टू एल। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं, ठीक है। वेयर L is a constant for the given coil and is called coefficient of self-induction or simply inductance. Induced EMF in the coil is given by induced EMF हमको मालूम है E is equal to minus d phi by dt, तो phi की जगह Li रख दीजिए minus d by dt of Li और E is equal to minus, अब L को निकाल कर बाहर di by dt। चेंजिंग करंट है तो इसलिए करंट क्या है वेरिएबल है, तो इसलिए डी के साथ आई का ले लिया और एल क्या है ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो हमेशा हम डिफरेंशियल से बाहर ही लेते हैं, तो इसलिए इसको बाहर ले लिया। डी इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी। सेल्फ इंडक्टेंस ऐसा यूनिट इज हेनरी, ये जो एल है ऐसा यूनिट ऑफ एल ऐसा यूनिट ऑफ एल इज हेनरी, ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स में 3 तरीके के पैसिव कंपोनेंट्स होते हैं। एक्टिव कंपोनेंट्स आपके सिलेबस में नहीं है। एक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं ट्रांजिस्टर और एक होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, FET बोलते हैं उसको। तो FET और ट्रांजिस्टर पहले होता था सिलेबस में, अब सिलेबस में पिछले 2-3 साल से कट चुका है, तो वो हमको नहीं करना। पैसिव कंपोनेंट्स 2 हम कर चुके हैं, एक पैसिव कंपोनेंट होता है रेसिस्टेंस, एक होता है कैपेसिटेंस, अब ये तीसरा कंपोनेंट आया है इसको बोलते हैं इंडक्टेंस, ठीक। अच्छा जी, इंडक्टेंस जो है ये प्रैक्टिकल लैब में कुछ करवाते हैं फिजिक्स में स्कूल में, तो स्कूल में आप ये देखिएगा कि रेसिस्टेंस देखा है, रेसिस्टेंस देखो वो छोटा सा होता है, ठीक है, जैसे बहुत छोटा सा, उसमें कलर से बने रहते हैं अलग अलग से। कैपेसिटेंस भी देखा है, कैपेसिटेंस चौड़ा भी होता है और सिलेंड्रिकल भी होता है, ऐसा भी होता है। इस तरीके से इंडक्टेंस वो आपको दिखाएंगे, इंडक्टेंस ऐसा होता है, थोड़ा सा बड़ा होगा देखने में और सिलेंड्रिकल होगा। जैसे अगर बात करें तो जो रेसिस्टेंस है वो भी सिलेंड्रिकल होता है, बहुत छोटे से, जैसे कितना साइज़ बताऊँ, जैसे दाल का साइज़ होता है, दाल के एक दाने का साइज़ होता है, तो उस तरीके के रेसिस्टेंसेज होते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा रेसिस्टेंस से आपको प्रैक्टिकल करवाएंगे नहीं। इंडक्टेंस जो है, इंडक्टेंस थोड़ा सा आपको बड़ा दिखाई देगा, और जब आप देखेंगे ना इंडक्टेंस को, तो इंडक्टेंस क्या होता है कि उसको बाहर से जो है ना मिट्टी से कवर करा गया होता है, चाइना क्ले से कवर करा गया होता है इंडक्टेंस, उसका भी रीज़न है, पढ़ेंगे अभी। तो ये 3 तरीके की डिवाइसेस होती हैं, एक इंडक्टेंस होता है, एक रेसिस्टेंस होता है, कैपेसिटेंस, वो हम डिटेल में कर चुके हैं रेसिस्टेंस और कैपेसिटेंस। अच्छा, और जिन बच्चों ने AC कर लिया होगा उन्होंने देखा होगा कि वहाँ पर एक सर्किट होता है LCR या RLC, तो एक ऐसा सर्किट जिसमें इंडक्टेंस भी है, कैपेसिटेंस भी है और रिएक्टेंस भी है, वो सर्किट कैसे बिहेव करता है वो अगले चैप्टर में देखेंगे। थोड़ा सा ही बचा हुआ है, इसके बाद अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो ये नया एक कॉन्सेप्ट आ गया L, L की यूनिट होती है हेनरी। सेल्फ इंडक्टेंस होगा लॉन्ग सोलेनॉइड। अब सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है लॉन्ग सोलेनॉइड में। सेल्फ इंडक्टेंस आपको समझ में आ गया होगा। सेल्फ इंडक्शन वो प्रोसीजर होता है कि जब चेंजिंग करंट से एक इंड्यूस्ड करंट डेवलप होने लगता है सेम कॉइल के अंदर, ठीक है। और उसमें हमने देखा कि जो फ्लक्स है वो चेंजिंग करंट यानी कि आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो
प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, दैट कांस्टेंट इज एल। इस कांस्टेंट को ही हम सेल्फ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। इसकी एसआई यूनिट होती है हेनरी। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड, आप लोगों ने मूवी देखी है श्रीकांत या किसी ने नहीं देखी? देख लेना, आप लोगों का मतलब की है मोटिवेशनल फिल्म, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड है। सुना भी है नाम या नहीं? नाम भी नहीं सुना? अरे श्रीकांत वो मतलब एक सच्ची घटना पर, और एक शायद लास्ट ईयर देखी होगी 12th फेल, वो तो जरूर देखी होगी। 12th फेल भी नहीं देखी? मतलब 12th फेल का मतलब ये नहीं है कि वो आपको प्रोवोक कर रही है कि आपको 12th में फेल होना है, ठीक है। वो ये बता रही है कि एक बंदा था जो 12th में फेल हुआ था, वो कैसे कैसे IAS ऑफिसर बना, उसकी लगन दिखाई थी उसमें। ऐसे ही यहाँ पर है, ये अंधा है और वो अंधे ने क्या क्या करके दिखाया, देखना बहुत बढ़िया। मतलब शुरू के 10-15 मिनट के देख लेना, फिर बंद नहीं कर पाओगे। 2 घंटे की फिल्म में ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब वो आपको कहीं ना कहीं लगेगी कि हाँ हमें भी कुछ करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। जब ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। अब बनने लगी हैं अच्छी फिल्में, पहले तो वो प्यार इश्क और मोहब्बत की फिल्में बनती थी, ठीक है, तो अब थोड़ी अच्छी बनने लगी हैं जिससे मतलब आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं, तो देखिएगा उसको। चलो जी, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड, इसमें क्या है, कंसिडर अ लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ लेंथ L। तो मैंने एक लॉन्ग सोलेनॉइड को ले लिया जिसकी लेंथ L है एंड रेडियस स्मॉल r, विद r इज वेरी लेस देन L एंड हैविंग n टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो ये हम पहले ही देखते हैं कि जब सोलेनॉइड होता है तो सोलेनॉइड में स्मॉल n को हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब स्मॉल n को क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक। अच्छा, इफ अ करंट I flows through the coil, then the magnetic field inside the coil is almost constant and is given by B is equal to mu naught Ni। हमने सोलेनॉइड के केस में मैग्नेटिक फील्ड देखा था, B ये होता है mu naught Ni। इक्वेशन ऊपर है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद ईच टर्न, मैग्नेटिक फ्लक्स linked with each turn is equal to BA। B क्या है, mu naught Ni। पता ही है फ्लक्स क्या होता है, B into A, ठीक है, तो mu naught Ni A। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं, here A is equal to pi r square। अब अगर हम किसी सोलेनॉइड की बात कर रहे हैं तो सोलेनॉइड का भाई कुछ रेडियस होगा, सोलेनॉइड का कुछ रेडियस होगा, ये रेडियस है ना, अगर इसको इसकी सेंट्रल एक्सिस मान लिया जाए तो रेडियस होगा, तो वो r हो गया। तो ये कहेंगे कि अगर क्रॉस सेक्शनली इसको देखा जाए तो क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो इसलिए ए की जगह पाई आर स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। Therefore, magnetic flux linked with the entire solenoid is flux linked with each turn into total number of turns। Flux linked with each turn into total number of turns। Flux linked with each turn वो क्या है,
वो है हमारे पास, ये हमने निकाला मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न म्यू नॉट एन आई ए इंटू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो जाएगा, एन एल स्मॉल एन इंटू स्मॉल एल। क्यों? क्योंकि सॉलिनॉइड ने नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को तो स्मॉल एन लिया है, मतलब एक यूनिट लेंथ में कितनी टर्न्स होगी स्मॉल एन, तो टोटल एल लेंथ में कितनी टर्न्स होगी एन इंटू एल, इसलिए टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो गया। अच्छा, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए एल फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए एल। ये हमारी हुई इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 दी थी, इक्वेशन नंबर 2। बट फाई इज इक्वल टू एल आई, हमने देखा फाई इज इक्वल टू एल आई होता है। तो अगर दोनों को कंपेयर करें, comparing these two, तो यहाँ पर ये वाला जो टर्म है ना, ये तो ये एल हो जाए, हमने कहा एल इज इक्वल टू नॉट एन स्क्वायर एल ए, ठीक है। तो एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए। उसके बाद ये कहा कि ये तो सेल्फ इंडक्टेंस आ गया लॉन्ग सॉलिनॉइड का, ठीक है। तो लॉन्ग सॉलिनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है, तो एल की वैल्यू है। उसके बाद ये कहेंगे इफ कैपिटल एन इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द सॉलिनॉइड, तो अगर सॉलिनॉइड में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन है, कैपिटल एन इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द सॉलिनॉइड, कैपिटल एन इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द सॉलिनॉइड, तो कैपिटल एन इज इक्वल टू स्मॉल एन इंटू एल। तो स्मॉल एन को क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एन अपॉन एल। मतलब अगर मैं कैपिटल एन की टर्म्स में इसको लिखना चाहता हूँ तो क्या करेंगे, देयरफॉर कैपिटल एल इज इक्वल टू म्यू नॉट और एन स्क्वायर है, तो एन स्क्वायर की जगह लिख देंगे कैपिटल एन अपॉन एल का स्क्वायर इंटू एल ए, कैपिटल एन स्क्वायर अपॉन स्मॉल एन स्क्वायर इंटू एल ए कैंसिल कैंसिल म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल, इसको ये कह सकते हैं म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। तो ये कैपिटल एन जो है, कैपिटल एल जो है, ये हमारा हो गया सेल्फ इंडक्टेंस, या इसको नॉर्मल लैंग्वेज में सेल्फ इंडक्टेंस भी बोलते हैं ऑफ अ सॉलिनॉइड। ये है या फिर ये स्मॉल एन की टर्म्स में है और ये कैपिटल एन की टर्म्स में। स्मॉल एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और कैपिटल एन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक। उसके बाद ये कहेंगे इफ द कॉइल इज बाउंड ओवर अ मटेरियल ऑफ हाई रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, गिव अ एग्जांपल सॉफ्ट आयरन ओर, ठीक है। तो अगर कॉइल जो है वो किसी मटेरियल के ऊपर बाउंड किया गया उसको, जैसे मान लीजिए ये कॉइल है, तो कॉइल को जनरली हम सॉफ्ट आयरन कोर इसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं, उससे क्या होता है कि इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो अगर हमने वो करा तो क्या होगा, उसकी जो रिलेटिव परमिएबिलिटी है बस वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसमें और कुछ नया अंतर नहीं होगा। तो एल कितना हो जाएगा, यही है आपके पास म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए, ये है ना, यहाँ पर बस म्यू आर और मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर, रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है। बस म्यू आर और मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी कुछ चेंज नहीं है। उसके बाद देखिएगा पेज नंबर 16 पर है फैक्टर्स ऑन विच सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड्स, ठीक। तो क्योंकि हमारे पास फार्मूला आ ही चुका है, हम फार्मूले के हिसाब से ही बता सकते हैं कि किन किन फैक्टर्स पर सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड करता है। तो पहला तो है नंबर ऑफ टर्न्स, तो क्योंकि कैपिटल एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो देखिए
लार्जर द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलोनॉइड लार्जर इज इट्स सेल्फ इंडक्टेंस। तो अगर किसी भी सोलोनॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होगी तो उसका सेल्फ इंडक्टेंस ज़्यादा होगी, L is directly proportional to N square। उसके बाद सेकंड है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में क्या है, लार्जर द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोलोनॉइड लार्जर इज इट्स सेल्फ इंडक्टेंस। L कैपिटल ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो थर्ड देखेंगे परमिएबिलिटी ऑफ द कोर मटेरियल। द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलोनॉइड इंक्रीजेस μr टाइम्स इफ इट इज बाउंड ओवर एन आयरन कोर ऑफ रिलेटिव परमिएबिलिटी μr, यानी कि ये आपका μr के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। μr के हो गया, n स्क्वायर के हो गया और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सही है जी, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा टॉपिक देखेंगे। दूसरा टॉपिक है इसका क्योंकि चैप्टर का ही लास्ट टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है कि जब हमारे पास एक ही कॉइल है और उस एक ही कॉइल में अगर चेंजिंग करंट की वजह से अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है तो उसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। अब क्या है कि अब हमारे पास एक कॉइल है, उस एक कॉइल में चेंजिंग करंट जा रहा है और उसके पड़ोस में यानी कि बराबर में एक दूसरी कॉइल रखी हुई है, उससे कनेक्टेड भी नहीं है। तो क्या होगा कि चेंजिंग करंट तो इसमें जाएगा लेकिन इंड्यूस्ड ईएमएफ दूसरी वाली में डेवलप हो जाएगा। इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। तो वही टॉपिक है, देखिएगा म्यूचुअल इंडक्शन। इसमें है म्यूचुअल इंडक्शन इज द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन वन कॉइल ड्यू टू अ चेंज ऑफ करंट इन द नेबरिंग कॉइल, ठीक है। अब इसका डायग्राम देख लीजिए। तो हमारे पास दो कॉइल्स हैं, स्विच को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर हमने आर एच लगा रखा है, आर एच मतलब रियोस्टेट लगा रखा है। रियोस्टेट से क्या करते हैं, रेजिस्टेंस मेजर करते हैं। बैटरी या बैटरी को डी बोलती है। गैल्वेनोमीटर लगा दिया यहाँ पर। इसको बोलते हैं पी, पी फॉर प्राइमरी, इसको बोलते हैं एस, एस फॉर सेकेंडरी। तो प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल। तो देखिए जो फिनोमेना है वो उसमें कुछ नयापन नहीं है वैसे, ठीक है। क्या है कि जैसे मान लीजिए मैग्नेट होता है, तो मैग्नेट की वजह से हम ये जानते हैं मैग्नेट की वजह से ना करंट प्रोड्यूस होने लगता है। तो या उल्टा भी देखें कि करंट की वजह से मैग्नेटिज्म इंड्यूस हो जाता है किसी भी चीज़ में। तो जैसे हमने एक चीज़ आपको बताई कि अगर मान लीजिए कहीं पर भी कोई करंट कैरिंग वायर रखी हुई है, उस करंट कैरिंग वायर के आसपास से मैं मैग्नेट को गुजारता हूँ तो मुझे मैग्नेट में ना डिफ्लेक्शन देखने के लिए मिलता है। इसका मतलब क्या है कि वो जो करंट कैरिंग वायर है वो अपने आसपास मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करता हुआ चल रहा है। ऐसे ही हमको ज़रूरी थोड़ी है कि मैग्नेट की हमको ज़रूरत हो। अगर कोई वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब वो अपने आसपास मैग्नेटिज्म इंड्यूस करेगा। मैग्नेटिज्म इंड्यूस करेगा तो मैग्नेटिज्म की वजह से वो करंट भी इंड्यूस कर देगा। तो होता क्या है कि ये वाली कॉइल इस वाली कॉइल से कनेक्टेड नहीं है लेकिन इसके अंदर करंट इंड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। तो देखिएगा कंसिडर टू कॉइल्स P एंड S प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर। तो हमने दो कॉइल्स मान ली
एक P हो गई, P फॉर प्राइमरी, S फॉर सेकेंडरी. They are placed close to each other. The coil P is connected in series to a battery B and a rheostat RH through a tapping key K. ठीक है. अब ये रियोस्टेट का मतलब क्या होता है? रियोस्टेट का मतलब ये है कि जिससे हम रेसिस्टेंस मेजर कर सकते हैं. ठीक है. और ये रियोस्टेट हम रोज यूज़ करते हैं अपने घर में. आपने देखा होगा कि अगर आपको कभी फ़ैन को कम या ज़्यादा करना है ना, तो वो जो है ना वो ये जो रियोस्टेट ही है बेसिकली वो जो लगा हुआ है, तो उससे क्या है कि उसमें अलग अलग रेजिस्टेंस वैल्यूज़ हैं. आप फ़ैन को बिल्कुल धीरे धीरे चलाना चाहते हैं तो आप उसको 1 नंबर पर कर दोगे. तो 1 नंबर का मतलब क्या है कि आपने रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया. जब रेजिस्टेंस आपने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया वहीं पर उस रेगुलेटर बोलते हैं उसको, फ़ैन रेगुलेटर, तो उसमें आपने रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया. तो यानी कि रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? करंट को रोकना, ऑब्स्ट्रक्शन करना. तो करंट सारा आपने वही रोक दिया, तो फ़ैन के पास बहुत कम करंट पहुँचा. जब कम करंट पहुँचे तो धीरे धीरे चले, और आपने उसको 5 नंबर पर कर दिया, फुल पर कर दिया. तो फुल पर करने का मतलब है कि आपने कोई रेजिस्टेंस लगाया ही नहीं, आपने उसको बिल्कुल फ्री छोड़ दिया कि भाई जितना मैक्सिमम करंट है अब तुम ले लो और चलो अपनी फुल स्पीड पर. ठीक है. तो रेजिस्टेंस जो ये रियोस्टेट है, रियोस्टेट इस वजह से लगाया जाता है, इस वजह से एरो लगाया जाता है कि यहाँ पर अलग अलग रेजिस्टेंसेज होंगे. कभी इस पर लगा दो, कभी इस पर लगा दो, कभी इस पर लगा दो, डिपेंडिंग ऑन कि मेरे को कितना करंट चाहिए. अब देखिए, द कॉइल एस इज कनेक्टेड टू अ गैल्वेनोमीटर G. व्हेन अ करंट फ्लोज through coil P, it produces a magnetic field which produces a magnetic flux through coil S. तो जब यहाँ पर करंट फ्लो होता है तो ये क्या करेगा? ये अपने इर्द गिर्द आजू बाजू में सब जगह मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसी की वजह से तो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है. ठीक है. तो वो फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाएगा. तो बड़ी अजीब सी चीज़ देखने के लिए मिलेगी कि कहीं कनेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन ये गैल्वेनोमीटर जो है ये डिफ्लेक्शन दिखाएगा. कोई कनेक्शन नहीं. कनेक्शन बैटरी का इसके साथ, करंट इसको मिल रहा है लेकिन डिफ्लेक्शन उसमें आ रहा है. तो ये हम देखेंगे कि इफ द करंट इन द कॉइल P इज वेरीड, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल S चेंजेस. ठीक है. तो अगर करंट को कॉइल P में, अगर जो करंट जा रहा है कॉइल P में, अगर वो चेंजिंग करंट जा रहा है, ऑल्टरनेटिंग करंट जा रहा है, तो हम ये कहेंगे कि चेंजिंग करंट की वजह से EMF इंड्यूस होता है. तो क्या होगा कि द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल S चेंजेस. तो कॉइल S के साथ में जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, लिंक है, वो चेंज होने लगता है. और जब वो चेंज होगा तो इसके अंदर करंट प्रोड्यूस होगा, और coil changes which induces an EMF and hence a current in it as seen from the deflection in the galvanometer. तो galvanometer के डिफ्लेक्शन से हम ये चीज़ कह सकते हैं कि भाई करंट प्रोड्यूस हो गया, करंट इंड्यूस हो गया. The coil P is called the primary coil and the coil S is called the secondary coil. ठीक है. तो मैग्नेटिक फ्लक्स, अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, इसमें क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद सेकेंडरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन द प्राइमरी कॉइल. करंट इन प्राइमरी कॉइल कैमरा के फोकस से बाहर जा रहे हैं, इसी वजह से. तो करंट इन द प्राइमरी कॉइल. अब जब देखेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट आई, इसके डायरेक्टली. हम क्या करेंगे? ये प्रोपोर्शनलिटी साइन लगाकर इक्वालिटी साइन लगाएंगे, ये कोफिशिएंट आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा. इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. तो फाई इज इक्वल टू एम आई, इक्वेशन नंबर 1. बाकी सब कुछ बिल्कुल सेम. सेल्फ इंडक्टेंस जैसी द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड इज कॉल्ड द म्यूचुअल इंडक्टेंस और कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ द टू कॉइल्स. तो E इज इक्वल टू माइनस d∅dt. dt ऑफ एम आई. हम तो कांस्टेंट का बाहर आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा? माइनस di/dt. तो ऐसा यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज हेनरी. तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की जो ऐसा यूनिट है वो भी हेनरी होती है. ठीक है. बस ये इतना कर लीजिए, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा ही बचा हुआ है. नेक्स्ट क्लास में ये कराकर और ऑल्टरनेटिव करंट का. ठीक है. और
नेक्स्ट क्लास आपकी जो है ना वेडनेसडे को होगी, मंडे को राखी की छुट्टी रखूँगा मैं, और फिर अगला जो आपका वीक है उसमें ना संडे को उसको कंपनसेट कर देंगे, ठीक है। तो संडे को क्लास रहेगी, अगला वाला जो संडे है, ये वाला संडे है, हाँ ये वाली जो संडे है इसमें मैंने ट्यूसडे का ऑफ करा था, उसमें मैथ्स की क्लास है।